हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सोशियोलॉजी की क्लास में बीए थर्ड ईयर। हम फ्रांसीसी विचारक इमाइल दुर्खीम का अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने सामाजिक तथ्य के सिद्धांत का अध्ययन किया, जो कि हमारे परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था। आज इमाइल दुर्खीम की हम जिस सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है उनका श्रम विभाजन का सिद्धांत। श्रम विभाजन का सिद्धांत भी दुर्खीम के अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। दुर्खीम का जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है वो दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के अंतर्गत दिया। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के अंतर्गत दिया। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत दिया उन्होंने? अपना श्रम विभाजन का सिद्धांत द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि उन्होंने 1893 में लिखी थी। और दुर्खीम को अपनी इसी पुस्तक पर यानी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पर ही डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई थी। इसीलिए ये पुस्तक भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही साथ इनका ये जो सिद्धांत है श्रम विभाजन का सिद्धांत, जो कि उन्होंने इस पुस्तक के अंतर्गत दिया, वो भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दुर्खीम ने अपनी इस पुस्तक को 3 खंडों में विभाजित किया। कितने खंड बताए उन्होंने? 3 खंड बताए हैं। साथ ही साथ 3 खंड के साथ साथ इन्होंने 14 अध्यायों में विभाजित किया इस पुस्तक को। 3 खंड और 14 अध्यायों में दुर्खीम ने जो इस श्रम विभाजन के सिद्धांत के जो 3 खंड बताए हैं, उन्होंने तीनों खंडों को अलग अलग रूप में विभाजित किया। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के पहले खंड में उन्होंने श्रम विभाजन के प्रकारों का उल्लेख किया है। क्या बताए हैं? श्रम विभाजन के प्रकार बताए हैं। दूसरे खंड के अंतर्गत उन्होंने श्रम विभाजन के कारण एवं परिणामों का उल्लेख किया है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, प्रथम खंड के अंतर्गत श्रम विभाजन के प्रकारों का उल्लेख किया है। दूसरे खंड के अंतर्गत उन्होंने श्रम विभाजन के कारण एवं परिणाम का उल्लेख किया है। तीसरा खंड जो दिया है उन्होंने श्रम विभाजन का, उसके अंतर्गत उन्होंने श्रम विभाजन के जो असामान्य स्वरूप हैं, असामान्य जो स्वरूप हैं, उनका उल्लेख किया है। तो इस तरह से इन्होंने इस पुस्तक को 3 खंडों और 14 अध्यायों के अंतर्गत विभाजित किया है। प्रथम खंड में श्रम विभाजन के प्रकारों का उल्लेख किया है। दूसरे खंड के अंतर्गत कारण एवं परिणाम बताए हैं श्रम विभाजन के। और तीसरे खंड के अंतर्गत उन्होंने श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया है। सबसे पहले हम श्रम विभाजन के प्रकारों का उल्लेख करेंगे। प्रकार्य, जैसा कि नाम से विदित है, प्रकार्य यानी ऐसे कार्य जो क्या करते हैं, समाज में संगठन एवं व्यवस्था को बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? संगठन एवं व्यवस्था को बनाए रखते हैं। दुर्खीम उन्हें क्या बोलता है? प्रकार्य बोलता है। दुर्खीम ने प्रकार्य का उल्लेख जो है 2 अर्थों में किया है। प्रकार्य के 2 अर्थ बताए हैं। पहला अर्थ तो उन्होंने ये बताया है गति एवं क्रिया। गति एवं क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? प्रकार्य कहलाती है। और दूसरा अर्थ जो इन्होंने बताया है वो
ये बताया कि ये गति या जो क्रिया होती है उनसे जिन भी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वह क्या कहलाती है? प्रकार्य कहलाती है। यानी प्रकार्य का क्या अर्थ बताया है? प्रकार्य ऐसे कार्य हैं जो कि समाज के संगठन एवं व्यवस्था में वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने के लिए किसी भी प्रकार की गति एवं क्रिया करना आवश्यक होता है और उस गति एवं क्रिया से, यानी मनुष्य जो गति एवं क्रिया करता है, उस गति एवं क्रिया से जिन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उन्हें दुर्खीम ने श्रम विभाजन के प्रकार्य कहा है। कि यदि व्यक्ति किसी भी प्रकार की क्रिया करता है तो उससे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो दुर्खीम ने इन आवश्यकताओं की पूर्ति वाला जो प्रकार्य का अर्थ है इसको महत्वपूर्ण माना और इसी को अपनी पुस्तक के अंतर्गत अधिकतर उन्होंने प्रयोग किया कि व्यक्ति जब कार्य करता है तो वो क्या करता है? एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये आवश्यकताओं की पूर्ति जो है व्यक्ति के श्रम विभाजन को जन्म देती है। साधारण रूप में हम श्रम विभाजन को बोले तो कार्य का विभाजन, यानी हम घर में भी देखते हैं, हम अपने परिवार में भी देखते हैं, परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच भी क्या होता है? श्रम का विभाजन होता है, कार्य का विभाजन होता है। यानी व्यक्ति की एक दूसरे के प्रति समानता ही नहीं बल्कि उसकी जो भिन्नता होती है वो भिन्नता भी व्यक्ति को श्रम विभाजन के लिए उत्साहित करती है। जैसे कि एक स्त्री और पुरुष है, पुरुष का कार्य जो है घर से बाहर जाकर कमाना है और स्त्री का कार्य जो है घर का कार्य करना है। तो इस तरह से क्या हुआ? स्त्री और पुरुष हैं, भिन्नता रखते हैं, भिन्नता के साथ साथ ही उनमें क्या हो गया? कार्यों का विभाजन हो गया। तो इस तरह से समाज में भी, जिस तरह से परिवार में कार्यों का विभाजन होता है, श्रम का विभाजन होता है, उसी तरह से समाज में भी श्रम का विभाजन या फिर कार्य का विभाजन पाया जाता है। इस रूप में दुर्खीम ने समाजों का उल्लेख, जो कि मैंने आपको सामाजिक तथ्य के सिद्धांत के अंतर्गत भी बताए थे, दुर्खीम ने समाज के विभिन्न वर्गीकरण के नियमों का उल्लेख किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या बताया था? सरल समाज। सरल समाज कैसा होता है? छोटा होता है। समाज का वर्गीकरण के नियम के अंतर्गत पहला जो समाज बताया था वो बताया था सरल समाज। सरल समाज कैसा होता है? सरल समाज छोटा होता है, उसमें जनसंख्या कम होती है, इसीलिए उस सरल समाज में क्या पाया जाता है? सहयोग पाया जाता है, सहयोग पर आधारित समाज होता है। इसीलिए उस सरल समाज में क्या होता है? श्रम विभाजन नहीं होता है या न के बराबर होता है। अंत में जो उन्होंने बहुखंडीय मिश्रित सरल समाज बोले थे, उनके अंतर्गत जो जटिल समाज या वर्तमान में औद्योगिक समाजों को हम ले सकते हैं। ये औद्योगिक समाज जो है इसके अंतर्गत क्या होता है? श्रम का विभाजन जो है अधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? जनसंख्या अधिक है, व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं ज्यादा है और आवश्यकताएं अधिक होने की वजह से उनकी पूर्ति करने के लिए एक अकेला व्यक्ति काफी नहीं होता है या परिवार के सदस्य काफी नहीं होते। इसलिए वर्तमान में जो औद्योगिक समाज है, वर्तमान के जो भी समाज हैं, उनमें हमें श्रम विभाजन जो है अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो इस रूप में दुर्खीम ने इस श्रम विभाजन के आधार पर सरल और जटिल या सरल और औद्योगिक समाजों के आधार पर कानून एवं एकता का उल्लेख किया है। उन्होंने सरल समाजों के अंतर्गत जिस प्रकार की एकता का उल्लेख किया है उसे उन्होंने यांत्रिक एकता नाम दिया है। कि सरल समाजों या छोटे समाजों के अंतर्गत किस प्रकार की एकता पाई जाती है? यांत्रिक एकता पाई जाती है। सरल समाज कैसे होते हैं?
छोटे होते हैं, सदस्य संख्या कम होती है। उन्होंने सामाजिक तथ्य के सिद्धांत के अंतर्गत भी यही बताया कि सामाजिक तथ्य में क्या होता है, समाज को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, व्यक्ति को कमतर माना जाता है, यानी कम महत्वपूर्ण माना जाता है। समाज का व्यक्ति पर दबाव होता है, इसीलिए व्यक्ति कार्य करता है। तो ये सरल समाज या छोटे समाज जो हैं, ये यांत्रिक एकता वाले समाज होते हैं। उनमें जनसंख्या तो कम ही होती है, समाज का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसीलिए एक व्यक्ति जो है वो कैसे कार्य करता है, एक यंत्र के रूप में कार्य करता है, एक यंत्र बन जाता है, मशीनरी के रूप में बन जाता है व्यक्ति। क्योंकि समाज का प्रभाव जो है महत्वपूर्ण है। सब कुछ जो भी कार्य किया जाएगा वो समाज के प्रभाव के आधार पर ही किया जाएगा, इसीलिए वहाँ पर कैसी एकता पाई जाती है, यांत्रिक एकता पाई जाती है। छोटे या सरल समाजों में यांत्रिक एकता का प्रभाव अधिक होता है, अर्थात यंत्र की तरह कार्य करता है व्यक्ति। ये समाज जो है कैसा होता है, भेदभाव रहित होता है। जहाँ यांत्रिक एकता होगी वहाँ पर भेदभाव अधिक नहीं होगा, क्योंकि छोटा समाज होगा, सदस्य कम होंगे, व्यक्ति का द्वितीयक स्थान होगा, व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, व्यक्ति की बजाय किसे महत्वपूर्ण माना जाता है, समाज को महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे समाज की जो चेतना होगी, सामूहिक रूप से उसका जो कार्य होगा, वही व्यक्ति को मानना आवश्यक होगा। नैतिकता का प्रभाव अधिक होगा, सजातीयता पाई जाएगी, जनसंख्या कम है, इसलिए समानता जो है हमें अधिकतर दृष्टिगोचर होगी। वहाँ का जो राजनीतिक जीवन है वो पूर्णतया समाज पर ही निर्भर करता है। समाज जो आर्थिक दंड, शारीरिक दंड, जिस भी प्रकार का दंड देगा वो व्यक्ति को मानना पड़ता है। आर्थिक संगठन इतना बिखरा हुआ और बड़ा नहीं होता है। आर्थिक संगठन में आत्मनिर्भरता पाई जाती है, यानी व्यक्ति की जो भी आवश्यकताएं हैं वो परिवार के सदस्य मिलकर ही पूरा कर लेते हैं। धर्म का प्रभाव एक टोटम होता है, एक प्रतीक चिन्ह होता था, उस प्रतीक चिन्ह को ही सभी लोग मानकर उसकी पूजा पाठ करते थे। तो इस तरह से छोटे समाजों में या सरल समाजों में जो है इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो हमें देखने की मिलती है। साथ ही साथ यांत्रिक समाजों में यह यांत्रिक एकता जहाँ पाई जाती है वहाँ पर दमनकारी कानून का प्रभाव होता है। दमन का मतलब होता है व्यक्ति की इच्छाओं को दबाना, यानी व्यक्ति का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, व्यक्ति को किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। इसकी बजाय किसको महत्वपूर्ण माना जाता है, सामूहिक चेतना को महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी सामूहिकता या समाज का प्रभाव महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रम विभाजन के प्रकारों के अंतर्गत दूसरी एकता जो बताई है दुर्कीम ने, वो बताई है सावयवी एकता। अब ये सावयवी एकता कैसे समाजों में पाई जाएगी, वर्तमान के जो जटिल समाज हैं, बड़े समाज हैं, जिनमें जनसंख्या अधिक है और श्रम विभाजन ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पर किस प्रकार की एकता का प्रभाव होगा, सावयवी एकता का प्रभाव होगा। और कानून कौन सा होगा, वहाँ पर प्रतिकारी कानून होगा, जो कि वर्तमान में बड़े बड़े समाजों में पाया जाता है। वहाँ पर विभेदीकरण अधिक होगा, यानी असमानता ज़्यादा पाई जाएगी। व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित होता है, क्योंकि उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो अकेला व्यक्ति या परिवार नहीं कर सकता है, इसलिए वो एक दूसरे पर आश्रित रहकर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जटिल समाजों में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का प्रभाव है। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, व्यवसायों में भी विभिन्नता बढ़ती जा रही है। आर्थिक संगठन जो है अत्यधिक फैला हुआ हो गया है, क्योंकि हर कार्य, आर्थिक संगठन का हर कार्य यंत्रों के द्वारा या फिर मशीनरी के द्वारा प्रारंभ हो गया है। इसलिए वहाँ पर श्रम विभाजन और विशेषीकरण का प्रभाव जो है अत्यधिक ज़्यादा पाया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था भी
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में विभाजित हो चुकी है। साथ ही साथ धर्म का जो प्रभाव है पाया तो जाता है, लेकिन इतना आवश्यक भी नहीं है कि वहाँ पर धार्मिक संगठन या धर्म का प्रभाव हो, क्योंकि यहाँ पर बहुदेववाद का प्रभाव बढ़ गया है। यानी व्यक्ति जो सरल समाज में एक देव या टोटम पर विश्वास करते थे, वो टोटम पर विश्वास नहीं करके अनेक देवताओं में विश्वास करने लगे हैं। तो इस तरह से धार्मिक संगठन का भी विस्तार अत्यधिक ज़्यादा हो गया है। साथ ही साथ वर्तमान में जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में जो कार्य विभाजित हो गए हैं, वो सभी कार्य एक दूसरे से मिलकर किए जाते हैं। वर्तमान में जो कानून है वो प्रतिकारी कानून दंड के आधार पर निर्धारित होता है, यानी व्यक्ति को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है यहाँ पर, और उसे स्वयं का सुधार करने का मौका भी दिया जाता है। तो इस प्रकार दुर्खीम ने अपने श्रम विभाजन के जो प्रकार्य बताए हैं, उस प्रकार के अंतर्गत उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से यांत्रिक एकता, सावयवी एकता और दमनकारी कानून और प्रतिकारी कानून का उल्लेख करके ये बताया कि पहले या सरल समाजों और जटिल समाजों में किस प्रकार का श्रम विभाजन पाया जाता रहा है।